नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ गए हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी। उनका स्वागत कर लेते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। तो ये कांग्रेस को, कांग्रेसियों को हो क्या गया है? आपकी कुछ समझ में आ रहा है क्या? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे मनमोहन सिंह के साथ, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य रहे, इसके अलावा कई बार विधानसभा के लिए चुने गए और मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कम से कम केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो कुछ चीजों की सेंसिटिविटी की जानकारी तो होगी, होनी चाहिए। लेकिन क्या है कांग्रेसियों में कि आप डोकलाम होता है तो उस पर सवाल खड़े करते हैं, गलवान घाटी में कोई संघर्ष होता है उसमें अपनी ही सेना पर, अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक होती है तो आप कहते हैं कि एक पेड़ ही तो गिरा है, कुछ कौवे ही तो मरे हैं, और क्या हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर पर आपने मुंह खोल दिया कि हम तो पहले ही दिन हार गए थे। सेना भी कह रही है कि जी टैक्टिकल मिस्टेक हो गई थी हमसे, रणनीतिक चूक हो गई थी, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। क्या है ग्रंथि, क्या है इनकी? दरअसल कांग्रेस इतने लंबे समय से सत्ता से बाहर कभी नहीं रही है। अगर आप देखेंगे एक साथ इतना लंबा समय सत्ता से बाहर कभी नहीं हुआ। 1994 से लेके 1990 से लेके 1999 से और 2004 तक वो 5 साल का पीरियड था, वरना उससे पहले टुकड़ों में आ रही थी सरकारें, गिर रही थी। अगर हम देखें कि उसके बाद फिर वहां बीच में एक बार सरकार 1991 के बाद आपने देखा कि 1991 में से 96 तक वो रही, बीच में 2 साल वीपी सिंह की रही, फिर 96 से अगर हम लोग इसको 2004 तक भी मान ले तो 8 ही साल लगते हैं, वरना उससे पहले 3 साल में वापसी हो गई थी। तो ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हो चुका था जिसको ये लग रहा था कि जनता मजबूर है, जनता दुखी है, हमको चुनना पड़ेगा उसको। ये कौन लोग हैं? अगर बीच में गलती हो गई, जनता से गलतियां होती हैं, तो जनता खुद माफी मांगती हुई हमारे दरवाजे आएगी, ये उनका मानना था। और इसी में ये तमाम लोग बड़े हुए हैं, जितने पॉलिटिशियन हैं। हो सकता है अब नई पीढ़ी में शायद इस तरह का भाव कुछ कम दिखाई दे, हालांकि वो भी उदंड दिख रही है, लेकिन अगर उनमें कोई भाव कम हो तो उन्होंने बीजेपी कांग्रेस की इस तरह की अबाध सत्ता नहीं देखी होगी, जो नए लोग होंगे। लेकिन ये जो लोग हैं, चूंकि इनका बोलना इसलिए ज्यादा फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी थे, ये डीओपीटी मिनिस्ट्री में थे, ये इन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बहुत क्लोज उसमें काम किया है। कोई शख्स ये कह दे कि 12 लाख की सेना क्या करेगी या उसका क्या काम है, तो ये बताता है कि या तो उसका मानसिक, ये बिल्कुल सही मुझे लगता है कि या तो उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, या वो राहुल गांधी की निगाह में चढ़ने के लिए अपने उसको जो है कमीज को पैर में पहनना चाहता है और जीन्स को वो हाथों में पहन के ये बताना चाहता है कि कंपनियां गलत करती हैं, ये देखिए इसमें छाती पर डालने के लिए कुछ आया नहीं। वो उस तरह की बातें कर रहे हैं। ये लोग तमाम करप्ट जो सिस्टम एक पैदा हुआ था उसकी देन है। इनकी छवि वैसे एक जमाने में सही माना जाता था, लेकिन हो क्या रहा है आप देखेंगे कि कांग्रेस के अब छत्रपों के बीच में इस बात की लड़ाई चल रही है कि कौन राहुल गांधी की जो उल जलूल किस्म की राजनीतिक आरोपों की राजनीति है उसमें कौन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकता है। क्योंकि प्रधान और वो कह चुके नरेंद्र सरेंडर, वो तमाम चीजें कह चुके, और अभी अब क्या है ना कि बीएमसी के चुनाव होने, बीएमसी के चुनाव में सबसे बड़ी बात ये होगी कि वो लोगों को लगेगा कि नगर पालिका के या नगर निगम टाइप के चुनाव में क्या होता है, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए इसका बजट 70,000 करोड़ के करीब होता है। तो वो अपने आप में एक राज्य के बजट के बराबर होता है। अब वहां जितने विधायक को ताकत मिलती है उतनी मुंबई के उनके पास पैसा खर्च करने की ताकत होती है। लिहाजा वहां उनको अब अपने श्रेय चाहिए, अपने शेयर चाहिए, ताकत में हिस्सेदारी चाहिए, और अब हाईकमान नाम की ताकत बची नहीं है, वो आपस में ही निपटने में लगी हुई है। इसीलिए चूंकि अब राहुल गांधी किसी को एक पट्टा लिख के दे दें कि इनकी चलेगी, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये तय बात है कि पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं, और ये बात प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके कि उनके विरोध में वो राष्ट्र विरोध तक चले गए हैं।
ज्यादातर नेताओं की हालत देखोगे तो आप राष्ट्र विरोध तक पहुंच चुके हैं। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। भारत में सेना पर कन्हैया ने जिस तरह के अटैक किए थे, उसके बाद उसको वैसे ही केस वेस दर्ज होने चाहिए थे और जो सजाएं मिलनी चाहिए, और खासतौर से इस तरह की लीडरशिप जिनको सेना को अभी तक राजनीति से दूर रखा जाता था। सेना का जो शौर्य है वो पूरे देश का शौर्य हुआ करता था। वो टैक्टिकल मिस्टेक है या ये तमाम लोग जिस तरह से राहुल गांधी मांग रहे थे, सबूत दीजिए हमारा क्या क्या नुकसान हुआ, वो ये पूछ रहे थे, जो कि विदेशी एजेंसियां पता लगाने के लिए इस देश के लोगों को करोड़ों रुपए देती। उसी तरह से ये जो है ये नई कहानी बता रहे, यानी पाकिस्तान की पूरी कहानी ये कल को या आज ही आपने देखा होगा पाकिस्तान के यूट्यूब पर, नेशनल्स पर इसको बड़े जोर शोर से गाया जाता है। लगता है कि जैसे अब कांग्रेस के नेता हिंदुस्तान की बजाय पाकिस्तान की राजनीति ज्यादा करने लगे। ये उसी तरह का एक बयान है जिसमें उनको इससे कोई मतलब नहीं देश क्या है या देश क्या कहता है। तो मैं कई बार यही सोचता हूँ कि ये जो मैं बार बार ये बोलता भी हूं कि जब आपके आपके देश में, आपके देश विरोध में आपको देश के जो देश के फायदे के लिए जब आप काम करते हैं, देश हित के काम की बजाय देश विरोध के पैसे ज्यादा मिले या प्राइस ज्यादा मिले, तो आप उस तरफ करते हैं। और इस देश की राजनीति ने पिछले 50-60 सालों में यही किया है कि देशद्रोह के पैसे आपको ज्यादा मिल रहे हैं, यानी उसका डिविडेंड आपको ज्यादा मिल रहा है बजाय देश हित के। इसीलिए इस तरह की लीडरशिप हमने पैदा होते हुए देखी है। जी वैसे तो कई खबरें हैं, उन पर भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान में देख रहा था, कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ बदले के लिए इसकी जांच की गई और गांधी परिवार को सताया जा रहा है। जो कोर्ट का फैसला आया है वो मोदी और शाह के मुंह पर थप्पड़ है। क्या फैसला आया है कोर्ट का जिसको ये थप्पड़ बता रहे हैं? उसमें तो केवल इतना कहा गया है कि इस स्टेज पर हम इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं, कुछ तकनीकी खामियां हैं। वो जो ईओडब्ल्यू के यहाँ केस अब दर्ज हुआ है, उसकी जब जांच पड़ताल होगी तो ईडी उसके साथ चार्जशीट दोबारा से पेश कर सकती है। उस पर संज्ञान लेने के बारे में कोर्ट सोचेगी। इस पूरे प्रकरण को और अब कांग्रेसियों की जो ये बयानबाजियां हैं, हमने कल पार्लियामेंट परिसर में भी देखा था, कई लोगों ने आकर के ऐसे बयान दे दिए जैसे कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्लीन चिट दे दी हो। दरअसल ये तो सिर्फ ऐसा ही कहा जा सकता है कि उनको ये मालूम नहीं, वो नाच रहे हैं, उनको मालूम नहीं आफत आने वाली है। वो जो है कई बार आप आदमी जो है जिन्होंने देखा होगा कि सुनामी आने से पहले पानी चढ़ रहा है, शहर की गलियों तक आ रहा है, तो वो खुश हो रहे थे कि चलिए पानी शहर के अंदर आया। उसके बाद ही सुनामी का असर आना शुरू हुआ था। ये बीजेपी के एक तरह से मुझे लगता है कि ये फायदा हुआ उनको, इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ था। मतलब उनकी शिकायत थी, केस नहीं दर्ज हुआ था। उस केस शिकायत पर दर्ज उस पर शिकायत पर उन लोगों ने जांच शुरू कर दी थी और जांच में उनको सारे खुलासे मिलने लगे, सारे सबूत मिले और उसी के आधार पर उन्होंने चार्जशीट पेश की। और उस कोर्ट ने समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, नरेंद्र मोदी भी नहीं थे। 2012 और 13 की शिकायत थी, उस समय के बाद ये शुरू हुआ। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग खेल ये हुआ कि पिछले कुछ समय से, जैसा अक्सर सुब्रमण्यम स्वामी के साथ होता है, उनको रात में कोई नया इल्हाम होता है और वो शुरू हो जाते हैं। अगर उनको आप वित्त मंत्री नहीं बनाएंगे, आप उनसे पूरे देश की पूरे नॉलेज उन्हीं के पास है, ये बात नहीं मानी जाएगी। दरअसल वो एक बहुत ही पढ़े लिखे आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ वही देश में पढ़े लिखे आदमी, ये भी सही नहीं है। लेकिन उनको ऐसा हो गया है, ये उनको एहसास हो गया है और वो उससे बाहर निकल नहीं पा रहे। तो एक स्टेज हो जाती है, आप उसमें बहुत कुछ कर नहीं सकते। याद होगा आपको, अरुण शौरी भी हुए, ये एक स्टेज होती है, यशवंत सिन्हा भी हो गए, तो उसी कैटेगरी में वो भी थे। और लगातार उन्होंने ये कोशिश शुरू कर दी कि साहब मेरे से मोदी डरता है, उस तरह के अपमानजनक वाक्य आप देख रहे होंगे। तो वो किसी भी स्टेज पर अपने केस शिकायत वापस ले सकते थे।
ये बात सरकार को समझ भी आ रही थी, इसीलिए आप देखिए दिल्ली पुलिस ने फिर एक वो दायर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने, और वो पूरी शिकायत दर्ज करके अब वो विधिवत हो गए। तो लिहाजा ये केस ना चल के वो केस की तरफ सरकार का भी ध्यान है, और कोर्ट को भी लगता है कि इस तरह की चीज का चूंकि टेक्निकल खामी है, इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए कोर्ट ने गुण दोष का आधार नहीं निकाला उसमें। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि साहब इनको बाइज्जत बरी किया जा रहा है, या इनको सबूतों की कमी में बरी किया जा रहा है, या कुछ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमको इस चार्जशीट को अभी लेने का कोई मतलब नहीं है इस समय। इसलिए क्यों कहा, क्योंकि उनको मालूम है कि एक दूसरा केस रजिस्टर्ड हो गया, उन्होंने वो भी उल्लेख है उसमें। तो लिहाजा ये एक टेक्निकल ग्राउंड पर, चूंकि जैसे ही चार्जशीट का संज्ञान हो जाता, इनको एक्यूज के तौर पर तलब किया जाता, तो ये उससे बचे। अब वो केस और इनके लिए डेंजर क्यों हो गया, उसमें और परेशानियां क्यों खड़ी हो गई, क्योंकि अब उसमें सीधे तौर पर सरकार आ गई है। अब आप उसमें कोई विड्रॉ तो हो नहीं सकता जब तक सरकार नहीं बदलेगी, तो इसीलिए आपको सरकार बदलने तक का इंतजार करना होगा, और वो अभी संभव नहीं है। तो लिहाजा ये अब ज्यादा मुसीबत में घिर गए हैं, चूंकि ये पहले से ही चिल्लाना शुरू करना चाहते हैं कि साहब देखिए, हम लोगों को तो पहली कोर्ट ने छोड़ दिया था, हमको तो पहले ने ये कर दिया था। जैसे राहुल गांधी जिस तरह की बातें वो करते हैं कि साहब सीजेआई को शामिल नहीं किया, उसमें कमेटी में सीजेआई को हटा दिया गया, ये सब चीजें उनके अज्ञानता से उपजती हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को मालूम नहीं होगा, या उनके बराबर में बैठे हुए अभिषेक मनु सिंघवी को मालूम नहीं होगा, केसी वेणुगोपाल जो बराबर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनको नहीं मालूम होगा। उन लोगों को मालूम है, लेकिन उनको ये भी मालूम है कि अगर वो ये ना करें, वो ये राजा की उस मायावी जो ड्रेस थी जिसको ठग लिया है कुछ ठगों ने, कि आप ये जो ड्रेस पहनेंगे वो उसके बाद ये दुनिया की सबसे खूबसूरत ड्रेस होगी जो सिर्फ बुद्धिमानों को दिखाई देगी। तो अब सारे बुद्धिमान बनने के लिए उस ड्रेस की तारीफ कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वो नंगे हैं, राजा नंगा है, ये सबूत है। तो इसीलिए ये केस आप सीधा सीधा इस केस की या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप उसी से जोड़ सकते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो राहुल गांधी की उस राजनीति में जिसमें उल जलूल आरोप लगाए जाते हैं, उसमें उनकी निगाहों में चढ़ने के लिए वो उल जलूल हरकतें भी कर रहे हैं। उसी तरह से ये नेता ये जानते हुए कि ये गलत है, इसके बावजूद वो उसको सही कह रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर हमको राजनीति करनी है तो इस समय राहुल गांधी की जय जय करनी पड़ेगी। जैसे जिस देश में रहिए वाकी ऊकी उससे कहिए, ऊंट बलैया ले गया, हाजू हाजू कहिए, ये कहावत है। तो मुझे लगता है वही याद आ रही है। एक खबर आ रही है और ये आज तक पर है, जिसमें लिखा गया है कि पीएम मोदी को इथियोपिया में ग्रेट ऑनर अवार्ड से नवाजा। अब तक 28 देशों से उच्च नागरिक सम्मान उनको मिल चुके हैं। एक लिस्ट भी दी गई है, इसमें इथियोपिया है, नामीबिया है, ब्राजील है, त्रिनिदाद है, घाना है, साइप्रस है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, बारबाडोस, कुवैत, डोमिनिका, गुयाना, नाइजीरिया, रूस, ग्रीस, फ्रांस, मिस्र, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, भूटान, संयुक्त राज्य अमेरिका, बहरीन, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राष्ट्र, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान और सऊदी अरब। यानी 28 देश अब तक नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ का नागरिक सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। अब जरा एक आवाज सुनते हैं। ये आवाज है पहचान गए होंगे, वामपंथन की है, जो दुनिया भर में मोदी सरकार के खिलाफ विश्वमन करती रही हैं। लेखिका हैं, उपन्यासकार हैं। जरा सुनिए ये क्या कह रही हैं, ये लोग कितने दुखी हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बात है, एक छोटी एक बड़ी सी बात है, और मैं इसके बारे में सोच रही थी कि हमें एक मांग उठाना पड़ेगा कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर आप एक ही टर्म के लिए बन सकते हैं, एक ही टर्म के लिए, उसके बाद कोई और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा। हम नहीं चाहते हैं कि ये महाराजा राजा का समय वो खत्म हो गया। We want one individual can be prime minister for one term. That's it. That बात है।
तो ये कह रही हैं कि बस प्रधानमंत्री एक बार के लिए चुना जाना चाहिए। कहाँ से आते हैं धीरेन्द्र जी ये लोग? इतना फ्रस्ट्रेशन लेकर के जी कैसे रहे हैं? बस सर जी रहे हैं, तेरी गलियों में बेआबरू होके वाली हालत है इन सब की, जी रहे हैं सब। ये इनकी आबरू जो है सर इतनी नहीं बची कि इनको कोई अब लेक्चर के लिए भी बुला ले, क्योंकि इनकी किताब है, मुझे याद है अफजल गुरु के मरने पर इन्होंने लिखा था, वो फर्जी पूरा किताब जो है, पूरा केस उस पे बनता है, उसमें किस तरह से इन्होंने पूरे देश को अफजल की हत्या का दोषी ठहरा दिया था। इनको लगता है कि पूरे देश को उनमें कंसंट्रेशन कैंपों में भेजा जाना चाहिए, और जैसे यहूदियों की हत्या की गई थी उस तरह से इनकी दिली इच्छा है कि पूरे देश की हत्या हो उसी तरह से। दरअसल ये मानसिक तौर की विकलांगता में उस हद तक पहुंच चुके कि इन लोगों को लगता है कि देखिए आप लिखना अच्छा जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नाचना भी बहुत अच्छा जानते होंगे। आप बहुत अच्छा नाच लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेते होंगे। लेकिन हर आदमी को ये भ्रम हो जाता है कि वो सब कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसी तरह से इन लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि ये जो बोल रहे हैं वो ब्रह्मवाणी है, स्वीकार की जानी चाहिए। जहाँ के एनजीओ के दम पर ये पैसे खाते हैं, जिनके दम पर इनकी पूरी राजनीति और जिसने इनको विद्वान ठहराया, वो अमेरिका में भी 2 बार चुने जाते हैं राष्ट्रपति। ये एकदम एक्सट्रीम ले आए, क्योंकि इनको ये डर हो रहा है कि भाई नेहरू से उससे तो आगे निकल गए मोदी, इंदिरा गांधी के उस कार्यकाल से, तो लिहाजा अब नेहरू का रिकॉर्ड ना तोड़ दें। जब नेहरू थे, इन्होंने एक बार, इनके मुंह में दही जमा हुआ है, ये कहते कि इस देश में नेहरू के समय से ये होना चाहिए था। सबसे बड़ी गलती नेहरू की है कि वो लगातार जब तक जिंदा रहे तब तक प्रधानमंत्री रहे। वो इसके बाद भी प्रधानमंत्री रहते अगर वो जिंदा रहते। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी वो उनके बहुत जो अंगरक्षकों ने जो हत्या की, जो कायरतापूर्ण काम था, अगर वो नहीं होता तो भी वो प्रधानमंत्री रहती जब तक जीतती। कोई वो नहीं था। इसके बाद राजीव गांधी को पार्टी ने हटा, वो उसने माफ कीजिए, उनका भी इसी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इसीलिए उनके साथ कुछ भी होता है तो राष्ट्र का वो है, राष्ट्र को लगता हुआ धक्का था। लेकिन वो भी अगर रहते और जीतते तो वही प्रधानमंत्री बनते, तब एक सवाल नहीं होता। यहां जनता के वोट से चुन के आने वाले लीडर को आप ये कह रहे हैं कि साहब अभी एक रखो, क्योंकि अमेरिका का 2 भी मत रखो। ये जो नफरत है, जो ये है, ये तमाम लोग दरअसल जो लेफ्ट लिबरल के साथ साथ जो क्रिश्चियन डोमिनेंस मिशनरीज आइडिया के साथ ये जिंदा रहने वाले लोग हैं, ये क्रिप्टो क्रिश्चियन होते हैं। ये कोशिश करते हैं कि इस देश को, क्योंकि अगर आप अपना नाम अरुंधति रखेंगे तो भाई किसको लगेगा, और इसी का इस्तेमाल वो लोग जो संगठन है वो ये करते हैं कि साहब देखिए ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है। दरअसल वो पूरी तरह से इस देश में सनातन के बीच में जो डिवीजन है उसको ब्रॉड करने का आइडिया है। ये चाहते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा ब्रॉड किया जाए, ज्यादा से ज्यादा बड़ा खींचा जाए, और उसके बाद उसका फायदा इस देश के जो विरोधी हैं वो लोग उठाएं। ये एक के बाद हर एक केस में दिख रहा है आपको, कोई एक केस नहीं है, ये सब केस है, और अब इनकी बात कोई सुनता नहीं है। दरअसल ये लोग कश्मीर को ये इंडियन ऑक्युपाइड एरिया ये बोलती है। इन लोगों को चूंकि इस देश में ऐसा सिस्टम बना था कि देश को तोड़ने का, मैंने फिर कहा कि ये सारी चीजें घूम फिर के वहीं आती हैं कि जब आप देश को गाली देते हैं तो उससे आपको बाहर अवार्ड मिलते हैं, आपको बाहर पुरस्कार मिलते हैं, आपको बाहर स्कॉलरशिप मिलती है, आपको बाहर के लिए आना जाना मिल जाता है, तो और विद्वान होने का टैग भी मिल जाता है। तो ये उसी का फायदा उठा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, दरअसल जनता के बीच में तो ये एक्सपोज हो चुके हैं। बाकी इनका सिस्टम इनको जितने दिन तक वो रखेगा उतना रहेंगे, और चूंकि ये छटपटाहट इसलिए हो रही है कि वो सिस्टम अब समझ चुका है कि यहाँ की राजनीति एक दूसरी दिशा में जा रही है। आज हम लोग मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, मैंने वो प्रोग्राम किया है कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टकराने के लिए भारतीय होना पड़ेगा। आपको भारतीय हुए बिना आप नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, अब ये तो तय हो गया। तो ये लोग तो भारतीयता का इनमें अंश भी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप पैदा का नाम होगा तो इसीलिए। ऐसा तो बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत सारे जानवर भी पैदा होते हैं, बहुत सारे वो भी पैदा होते हैं, तो उनको आप जो चाहे कह दीजिए। तो ये बेसिकली इस देश को तोड़ने का ख्वाब देखने वाले सपने थे जो कम्युनिस्टों ने सोचा था 17 हिस्सों में टूटेगा, वो नहीं टूटा। तो एक लंबा प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसके हिस्सेदार है, जिसका अब कोई लेने वाला नहीं है। सर एक और खबर पर जरा चर्चा कर लें। इन मोहतरमा को तो अब लोग सोशल मीडिया पर तो कम से कम बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं।
ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों का कत्लेआम करने वाले मुस्लिम बाप बेटा इस्लामिस्ट है, इस्लामिक नहीं। ये क्या होता है धीरेन जी? इस्लामिस्ट और इस्लामिक ये नया शब्द लेकर के आई हैं कवर फायर देने के लिए। दरअसल ये गोल नहीं बदलती, स्ट्रेटजी बदलती है। तो इन्होंने स्ट्रेटजी बदल ली है। अब ये जो है इस्लामिस्ट है, ये सब भाषाओं के तौर पर डाला जाए, दिया जाए। दरअसल सर बहुत दिनों से इस्लाम, कट्टरपंथी इस्लाम, मदरसे का इस्लाम, फला का इस्लाम, ये सब कहा जा रहा था। जबकि इस्लाम के जो जो अनुयायी हैं, कट्टर मैं नहीं कहूंगा क्योंकि सब एक ही थैली चट्टा बट्टा है, वो ये कहना चाहते हैं कि साहब अब जो है मदरसे वाली का याद कीजिए, पहले गरीब मासूम इन पे अत्याचार हुआ, ये कहानी चली। जबकि 1947 में आपने देश के टुकड़े किए थे। इस बात का कोई भी शर्म जिसपे भी होगी या जिसको भी लगेगा वो तो, लेकिन शर्म का तो उससे रिश्ता नहीं है। वो शब्द ही मुझे लगता है कि अजनबी है। तो वो जो है वो तमाम लोग, ये इस देश में ये नेटवर्क चलता रहा, पहले उनके साथ, फिर नेहरू के साथ, फिर इंदिरा गांधी के साथ। दरअसल सिर्फ और सिर्फ ये एक डेमोक्रेसी के को ब्लैकमेल करने के लिए बने हुए वोट बैंक की रोज की नई समरसाल्ट है। ये रोज नया छलांग लगाते हैं, फिर रोज नया करते हैं। ये एक बड़ा अपमान का विषय है कि आपके पास आप जब पाकिस्तान को एक फिल्म में कहा जा रहा है तो तब आपके पेट में दर्द होता है, जब आप औरंगजेब को कुछ कहा जाता है तो आपके पेट में दर्द होता है। और अब चूंकि वो तो इंडियन निकले तो आपको बचाना कैसे पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के बाहर एक डॉक्टर, वो तो मदरसे का नहीं है सर, वो तो जिंदगी में मदरसा नहीं पढ़ा। और जो आतंकवादियों की नई ब्रीड है, दरअसल पहले परजानिया टाइप फिल्में लाके या वो दूसरी फिल्में लाके उनके साथ इन्होंने ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। साहब इनके साथ बहुत मासूम थे, ये जा रहे थे, इनकी वाइफ को या इनकी बीवी को या इनकी बहन को, इनको सुरक्षा बलों ने कुछ कहा। ये फिल्में इसी तरह बनाई गई इस देश में, है ना। आपको याद होगा कानन पोशपोरा का पता नहीं क्या क्या, उसके अलावा उन्होंने पूरे आदमियों को पेंट कर दिया। अरे सजा दी जाती है भाई भारत में, सुरक्षा बलों का कोर्ट मार्शल होता है। लेकिन इन लोगों ने जो पेंट किया उसमें क्या हो रहा था कि अब वो सर धीरे धीरे उतरने लगा कि आप मदरसा बोलो या कोई मेडिकल कॉलेज बोलो, वो वहां पढ़ रहा कुरान शरीफ हिलते हुए, आप चाहे दूसरी तरफ आप पढ़ लो, आप मेडिकल की किताब पढ़ लो, आप इंजीनियरिंग की किताब पढ़ लो, आप, चूंकि वो तो मौजूद है ना, उस पर चर्चा नहीं होनी। दरअसल बार बार कवर बनाते जाते रहे, हम लोगों ने उन पर्दों को कभी पार करने की कोशिश नहीं की। ये ऐसे ही है सर, हम लोग सिर के दर्द में पैर पर बरनोल लगा रहे हैं। तो उसके बाद हम चिल्ला रहे हैं कि सर का दर्द दूर नहीं हो रहा, ये डॉक्टर गधा है, ये दवाई बेकार है। दरअसल बरनोल है, वो तो जलने के काम आना है, वो पैर में काहे लगा रहे हो भाई। उसी तरह से हम लोग ये सीधे तौर पर बात ना कर सकें, ये पैरों पर बरनोल लगाने वाले लोग हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि आप सर के दर्द पर डिस्कस ना करें, पूरी दुनिया इस पर डिस्कस कर रही है सर। जब तक आप सही से डिस्कस नहीं करोगे तो ये लोग ये तमाम कैसे घूम के आ जाती हैं बाहर। इनका जो जहर है कंटिन्यू दिखता है, एक बायस्ड है वो साफ दिखता है। तो हम तो रिएक्शन में बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, वो लीड इन करते हैं। तो इसीलिए कोई नई चीज नहीं है, वो तो और केचुलिया बदलेंगे और बदलेंगे। और चलते चलते जरा इकोसिस्टम की एक और कारस्तानी पर चर्चा कर ली जाए। नीतीश कुमार ने एक बच्ची का हिजाब हटाने की कोशिश की थी, हटाने के लिए कहा था पहले, फिर अपने हाथ से हटाने लगे। नहीं होना चाहिए, मेरा निजी तौर पर मानना है, नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या ये पहली घटना थी? क्या इससे पहले कोई इस तरह की घटना नहीं हुई? और इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया का जमाना है, अशोक गहलोत का आ गया, एक हिंदू महिला का नकाब हटाते हुए, पर्दा हटाते हुए वो कह रहे हैं कि अब ये पर्देदारी का समय खत्म हो गया है, ये प्रथा खत्म हो गई है, पर्दा मत करो। वो महिला हंस रही है, हाँ ठीक है भाई, आप ऐसा कह रहे हैं, चलो आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपकी बात मान लेते हैं। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक मुस्लिम महिला के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसका नकाब नहीं हटा रहे हैं।
यहाँ पर अगर नीतीश ने ये काम किया तो इसको लेकर के पूरा आसमान इन्होंने सिर पर उठाया हुआ है पिछले 3 दिन से। आज खबर चलाई जा रही है कि नुसरत जो है वो बिहार छोड़ करके कलकत्ता चली गई है अपने घर, और अब वो बिहार में रहना ही नहीं चाहती। वो बहुत डरी हुई है, सदमे में है। ऐसा कौन सा सदमा लग गया? वहां तो सैकड़ों लोग खड़े हुए थे, कैमरा पर्सन भी थे, सब थे। ऐसी कौन सी इंटेंशन रही होगी नीतीश की कि वो सदमे में चली गई? दरअसल सर, अब इस सब्जेक्ट पे तो जो भी बोलेंगे वो कम ही रहता है। दरअसल ये सीधे तौर पर एक इस्लामिक सुपरमेसी, ये रेसिज्म है। लोग इसको नहीं समझते हैं, लोगों को ये मालूम नहीं है। उनको लगता है कि ये निजी चॉइस है, क्योंकि ये भी उन्होंने गोल पोस्ट बदले हुए हैं। दरअसल ये सीधे तौर पर रेसिस्ट है, ये रेसिज्म है। वो ये बताना चाहते हैं कि मुस्लिम जो हैं औरतें, उनका दर्जा बाकी से बहुत ऊपर है। गुलाम औरतों को पर्दा करने की छूट नहीं है, आप ये समझिए। ये बिल्कुल उमर ने, जो उमर बिन खत्ताब था, उसने बाकायदा एक जैनब की, वो थी शायद पैगंबर की कुछ बोलते हैं लोग, मदर ऑफ ऑल मुस्लिम्स की, मोमिन्स की मदर, वो अगर नहीं है, वैसे तो ये कहते हैं कि नहीं है, लेकिन वहां उनकी एक जो स्लेव थी, वो पर्दा करके चली गई, तो उसको उन्होंने मारा छड़ी से, क्योंकि ये स्लेव के लिए नहीं। यानी ये एक किस्म की रेशियल सुपरमेसी है, जिसको वो बार बार करना चाहते हैं। और ये इस देश के सुप्रीम कोर्ट का, या उसमें हमारा दुर्भाग्य है कि वहां बैठे हुए लोग इसको रेशनल नजरिए से देखते हैं। जब वो इसको ये मानते हैं कि ये व्यक्तिगत है, नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं है। दुनिया के कई देशों में अब ये सीधे तौर पर इस पर, और ये वेस्ट की लीडरशिप, वो है वेस्ट की डेमोक्रेसी है, जिसकी दम पर ये सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं, जिसकी फॉलो करते हैं वो यहाँ इस देश में। दरअसल इस देश में 1947 के बाद, मैं अक्सर एक जगह बोल भी रहा था आज, कि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, अगर उनका भी कोई नागरिक कहीं दुनिया में बम फोड़ता है तो वो हिंदुस्तानी है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने वो क्रिएट किया वो यहीं बैठे हैं आज तक। पाकिस्तान बनाने वाले इसी देश में हैं, वो लोग गए नहीं। जिस यूनिवर्सिटी ने ये पाकिस्तान क्रिएट किया वो आज भी उसी तरह है, वहां जिन्ना की फोटो है। तो ये दरअसल और कुछ नहीं है, ये सुपरमेसी है। और चूंकि इस्लाम के साथ है, मैंने कहा ना कि डेमोक्रेसी को ब्लैकमेल करने की ताकत वोट बैंक बन के हासिल की मुसलमानों ने, और उसका पूरी फिरौती वसूलते हैं। भाई नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, आप सदमे में है तो जाइए, क्या हुआ, ठीक है, खत्म। वो जानबूझ के खबर प्लांट कराई गई है। वो खबर आप देख रहे हैं, उसके भाई, वो रिपोर्टर का भाई, वो उसका मित्र है उस लड़की का, ये लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो ये तो सीधे तौर पे प्लांट है खबर। अब ये हम भी जानते हैं कि ऐसी खबरें कैसे बनती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, कैसे उनको प्लेस किया जाता है। उसी तरह का मसला है, इसके ज्यादा और कुछ नहीं। दरअसल इस देश को अभी लोग नहीं समझ रहे हैं। उनको लगता है कि शायद हम बहुत एग्जिजरेशन में है, नहीं। लेकिन आप देखना कि ये देश फ्यूचर में पूरी दुनिया के टेररिज्म का सबसे बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड बनेगा, क्योंकि यहाँ के लोग, अशोक गहलोत टाइप लोग जो हैं, जिनके पैरों में पानी निकल जाता है 2 मिनट में, उनके घुटने कांपने लगते हैं, जब वो जैसा अगर वहां हिंदू धर्म के साथ अगर कर सकते हैं, उसका एक हिस्सा भी करें, तो उनको याद आ जाएगा वो दर्जी उदयपुर में जो मारा गया था। उनको याद आ जाएगा जो वहां उसके दरगाह के वो लोग थे, खादिम तक उसमें शामिल, अजमेर रेप केस में, वो चिश्ती। तो ये तमाम लोग उसी किस्म के हैं। इन लोगों का एक सिस्टम है, ये कोशिश करते हैं कि इस देश को हमेशा एक गिल्ट में रखा जाए, उसको दबाव में रखा जाए, और आतंकवादी एजेंडे को हमेशा वो, ये सब आइडिया वही है जो लोग कह रहे हैं ना, कि वो कह रही कि हम लोग इस्लामिस्ट, वो यही अंतर है। आपने देखा होगा, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई हवा में बात नहीं कह रहा या कोई इमोशन में कह रहा हूं। आपने देखा होगा बीच में, अभी कुछ दिन पहले एक पूरे सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई थी। आपने देखा होगा कि जिसमें एक लड़की जा रही है, और अगर उस पर वो नहीं है तो वो लड़के कैसे घूरते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। वो अगर उसके पास नकाब है तो उसको ऐसे करके करते हैं। ये थ्रेट है, ये आपका सिस्टम नहीं समझ पा रहा। उन लोगों को जेल होनी चाहिए, उनके मानवाधिकार ले लेंगे, उनको कोई राइट नहीं है, क्योंकि वो रेसिज्म की बात कर रहे हैं।
लेकिन आपके यहाँ वो इजीली हो, आपने देखे होंगे, मुझे लगता है सबने देखे हैं वो। अभी एक बिल्कुल, आदमी बिल्कुल। बहुत जबरदस्त तरीके से, ये कैंपेन है दरअसल। पूरा अभी एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और इसकी इसकी कोई रोक-टोक नहीं हो रही है। जी, एक्शन नहीं किया जा रहा है, इस पर एक्शन होना चाहिए, इनकी तलाश की जानी चाहिए। जो भी इस तरह के प्रोपेगेंडा में लिप्त हैं कि आप एक बुर्के वाली को या हिजाब पहनने वाली को सैल्यूट कर रहे हैं और जो नहीं पहन रही है, उसको आप हतोत्साहित कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद धीरेन जी, आपका जुड़ने के लिए और इतना समय निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।